आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बात इंडियन परसेप्टिव की। जी हाँ, आज़ादी के महज 70-72 वर्षों में आज हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी, सब कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले सबसे बड़े मुल्क और दुनिया में तेज़ी से उभरती हुई बड़ी इकॉनमी के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। यही नहीं, ये दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है हमारा सिविलाइजेशन, जहां आज भी 100 से ज़्यादा ज़ुबानें बोलने वाले 1 अरब से ज़्यादा बाशिंदे बसते हैं और दुनिया के हर मज़हब को मानने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया भर के हर रंग, हर जात और हर नस्ल के लोग यहाँ एक कौम बनकर रहते हैं। सब कमाल है, ये सब कमाल है हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हमारे जानने और समझने वाली बात यह है कि हमारे इतने पुराने सिविलाइजेशन वाले मुल्क का परसेप्टिव क्या है और इसे जानना, समझना और बरतना क्यों ज़रूरी है। इसी पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान, अटल बिहारी वाजपेयी सीनियर फेलो डॉक्टर हिमांशु राय और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार। आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले तो हिमांशु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम जिस इंडिक थॉट की बात कर रहे हैं, इंडियन परसेप्टिव की बात कर रहे हैं, आखिर ये है क्या और इसे समझना क्यों ज़रूरी है? नीता, बेसिकली 6000 साल का जो हमारा पुराना सभ्यता रहा है, राखी गढ़ी से अगर हम बात करें, सुनौली से अगर हम बात करें, रामायण से बात करें, ऋग्वेद से बात करें, वो परंपरा अभी तक चली आ रही है। और जैसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन कर रहे थे, सांस्कृतिक तौर पे जो इसका मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं, चाहे वो चूड़ियाँ हो औरतों के बाहों में जो राखी गढ़ी में दिख रहा है, या जो क्लासिकल डांस के तौर पे जो हम देखते हैं जो मंदिरों से निकले हैं, तो ये एक लिविंग ट्रेडिशन से कंटिन्यूटी है जो अभी तक पिछले 6000 साल में चेंज हुए हैं। लेकिन इस चेंज के साथ साथ ये कंटिन्यूटी, ये ट्रेडिशंस भी दिखता है, चाहे वो मेडिसिन्स हो या आर्किटेक्चर हो, वो टेक्नोलॉजी हो। टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी कुछ चेंज हुए हैं, बट जिस तरीके से अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो, या अभी जो कोरोना के काल में जिस तरीके से हम गुजरे हैं और कोरोना के ऊपर में उस समय के जिस तरीके से लोगों ने मिलती जुलती समस्याओं को जिस तरीके से मेडिसिनल ट्रीटमेंट किया था, ये सारी कंटिन्यूटी हैं जी। और तो ये एक इंडिक थॉट है जी। चाहे वो धर्म का मुद्दा हो या प्रोफेशनल स्किल का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, फ्रीडम का मुद्दा हो। आप सोचें कि जैसे लिंगायत आंदोलन में अकेले रफली, जैसा मैंने पहले भी चर्चा में कहा था आपके साथ जब ये स्टूडियो में आने के समय, कि 60 वुमेन वहाँ से केवल लिंगायत से सेंट पोइट्स के तौर पे हुए हैं। ये अपने आप में विदाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन संभव नहीं है। तो ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स बार बार आता था कि जेंडर की क्वेश्चन, पैट्रियार्का का क्वेश्चन, कास्ट का क्वेश्चन, ये उस तरीके से नहीं रहा है ब्रिटिश के आने के पहले की जो हमारी परंपरा थी। ब्रिटिश ने काफ़ी कुछ तोड़ फोड़ किया है और एक्सप्लॉयटेशन, लूट इतना इंटेंस था कि आप सोचिए कि 190 साल के इतिहास में अगर हम 1757 से 1947 लें, और उसमें पंजाब नहीं था, डेफिनेटली पंजाब तो 1840-45 के बाद से आया है, तो ये करीब जो 10 पीढ़ी गुजरी है, अगर 19 साल का हम एवरेज एक पीढ़ी को उस ज़माने के हिसाब से लें, 250-300 साल पहले से, तो इस 10 पीढ़ी में ही इतने बदलाव किए हैं। इसके बावजूद भी हमारी परंपरा इतनी ज़बरदस्त रही है कि अभी तक ये लिविंग ट्रेडिशंस के हम हिस्से हैं। ये इस पूरी जो जीवन शैली है, पद्धति है, सोच है, इसको हम इंडिक थॉट कह सकते हैं, जिसे हम हिंदी में भारत बोध भी कह सकते हैं।
जी, तो आप बता रहे हैं कि लिविंग ट्रेडिशन, पूरी लिविंग ट्रेडिशन से किसी और दूसरी सभ्यता में इस तरीके का आपको नहीं दिखेगा। ब्रेक हो गए हैं हमारे यहाँ, वो ब्रेक कहीं रेडिकल रप्चर कहीं भी नहीं है, ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल चेंजेस हुए हैं। और इतनी कोशिशों के बावजूद भी ब्रिटिश ने पिछले करीब 190 साल में, अगर हम बैटल ऑफ पलासी से लें 1947 तक का पीरियड को, बहुत कोशिश की थी, इतना तोड़ फोड़ किया, लूटा, हमारी पूरी इतिहास की व्याख्या बदल दी, हमारी सोच को उस तरीके से बदल दिया। जी 47 के बाद से जिस तरीके से सिलेबस में भी हम बहुत कुछ परिवर्तन जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं। जी धीरे धीरे ही चल रहा है, कोशिश चल रही है। पिछले 7-8 सालों में काफ़ी तेजी आई है उस कोशिश में। इसके बावजूद भी हमारी परंपरा काफ़ी मजबूत है, हमारी परंपरा काफ़ी मजबूत है और लिविंग सिविलाइजेशन है ये इंडिया। डॉक्टर शंकर, लिविंग सिविलाइजेशन की बात हुई, ट्रेडिशंस की बात हुई, अगर हम कल्चर की बात करें तो एक इनहेरिटेड नेचर है इंडियंस का, एक जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट, ये सब एक इनहेरिटेड नेचर है। इसके बारे में आप क्या करेंगे? क्या कोर प्रिंसिपल है इंडिक थॉट की बात करें, इंडियन परसेप्टिव की बात करें तो? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मूलतः आप मोटे तौर पर यह समझ लें कि अगर 6000 वर्षों का निरंतर एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री रहा है, सभ्यता निरंतर बनी रही है, और जैसा कि डॉक्टर हिमांशु राय ने कहा कि कहीं रेडिकल रप्चर नहीं है, तो ये अगर आप, मैं ब्रिटिश नॉमेनक्लेचर यूज कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का, अगर आप ओरिएंटल और ऑक्सीडेंट, ये दो नामकरण किए गए औपनिवेशिक काल में, और वहाँ अगर आप देखें तो जो देखने का नजरिया था वह बदला हुआ था। जो पैरामीटर्स लगाया गया था हमारे सभ्यता को देखने का, उसमें बदलाव था। पॉजिटिविज्म था, एम्पिरिसिज्म था। अब आप वैसे चीजों को जो कि इंटेंजिबल हैं उसको तरजीह नहीं देते थे, लेकिन वो है। अगर आप सपने में कोई डर पाले हुए हैं और वो आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है, तो वो डर आपके बिहेवियर को प्रभावित करता रहेगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में है। कई अब तो लेटेस्ट जो मनोवैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, उनका भी अब यह मानना है कि कॉन्शियस लेवल पर तो हमारा माइंड काफी कम प्रतिशत काम करता है। इसके अलावा अनकॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल पर कई फियर्स हैं या कई एक्साइटमेंट हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कि सिविलाइजेशनली बिक्विज्ड है हमें, और उसका नोट हमारा बिहेवियर लेता है, हालांकि हम उसके बारे में कॉग्निजेंट नहीं होते हैं। तो मैं विज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप पुरानी सभ्यताओं की बात करें, चाहे वो चाइनीज सभ्यता की बात हो, चाहे इंडियन सिविलाइजेशन की बात हो, तो उसमें जब आप परिवर्तन लाएंगे तो उस परिवर्तन को, उसका जो ऑर्गेनिक कनेक्ट है उससे अलग ना करें। और मैं एक उदाहरण देता हूं मॉडर्न पीरियड से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया 1789 में, और उसके बाद पूरे जो बिग बूमिंग इनलाइटनमेंट आइडियाज हैं, रीजन का, डेमोक्रेसी का, लिबर्टी का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, उसको लगा दिया गया। धर्म को भी रीजन के आधार पर बदलने की कोशिश की गई जैकोबिन्स के द्वारा। कितने समय तक चला? 5-6 वर्षों के बाद नेपोलियन पुनः चर्च से अप्रोच कर रहा है और पुनः एक रिकंसिलिएशन पैकेज आ गया यूरोपीय इतिहास में, और वो चलता जा रहा है। तो आप बड़ी आर्टिफिशियल तरीके से एक जो ऑर्गेनिकली चीजें ग्रो हुई हैं उसको आप हटाकर नहीं फेंक सकते। तो ये इतिहास ही हमें बताता है कि कहीं ना कहीं एक सिविलाइजेशनल फोर्स होता है, और कई सोशियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि टाइम इज द ओनली टेस्ट, जो अगर समय से काफी निरंतर चलता आ रहा है। बदलाव तो शाश्वत है, जैसे निरंतरता है उसके साथ साथ बदलाव आएंगे, जिसे आपने एडेप्टेशन कहा। तो ऐसे कई उदाहरण हैं भारतीय सभ्यता में जो आपको निरंतरता और बीच बीच में छोटे बदलाव भी आपको देखने को मिलता है। मैं एक उदाहरण एक और देता हूं, हड़प्पा काल का
आप बुलोक कार्ट देखिए और आज के गांव का बुलोक कार्ट देखिए। हड़प्पा के समय का डॉक्टर हिमांशु राय ने बताया, राखी गढ़ी का जिक्र किया, वहां का आप विलेज आर्किटेक्चर जो है हाउस होल्ड का वो देखिए, या उसके बाद के जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं अहर बनावली वगैरह के आसपास, वहाँ का विलेज जो लेआउट है घरों का वो देखिए, और आज के रूरल इंडिया के घरों का बनावट देखिए। बीच में कोर्टयार्ड, चारों तरफ घर जी, बीच में एक कुआं जी। ये हाल फिलहाल आकर कुछ बदलाव आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज मैंने अपने बचपन में अपने गांव में घर ऐसा ही देखा है। बिल्कुल। और अब आप यह समझिए कि चाहे वो बैलगाड़ी का पहिया हो, हालांकि हड़प्पा के समय वो सॉलिड व्हील होता था, अब स्पोक्ड व्हील है, लेकिन वो बनावट आपको अभी तक मिलता रहेगा। और दूसरा, परिवर्तन हम में आता है जी। एक पुरानी सभ्यता रही है, परिवर्तन आता है, लेकिन उसके साथ साथ परिवर्तन, जैसे आप आज दिल्ली जैसे शहर के सड़कों पर मॉडर्निटी, मेडिवलिज्म और अर्ली इंडिया तीनों देखेंगे। जी। उसी सड़क पर आपको बैलगाड़ी चलता हुआ दिखेगा, एंशिएंट इंडिया। उसी सड़क पर आपको घोड़े और बघियां चलती दिखेंगी, और उसी सड़क पर मर्सिडीज। जी। तो हम तो इनको साथ लेकर चलते हैं। कई ऐसे टेंजेंट्स हैं हमारे व्यक्तित्व का, और कई बार कहा गया है कि ये फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी, ये फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी नहीं है, दैट्स द वे वी लिव। छठ की पूजा भी देख रहे हैं। तो हम ट्रेडिशन, कभी टीका लगाया और उसके बाद हम टाई बेल्ट लगाकर निकल, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, एडेप्टेशन, बड़ा अच्छा शब्द आपने प्रयोग किया, एडेप्टेशन है, दैट्स द वे वी हैव ग्रोन। और शंकर, इसमें एक चीज जो ये बोल रही हैं, और एकोमोडेशन, हमने दूसरे को भी एकोमोडेट किया है। जो हमारे यहाँ भारत से सभ्यता में लोग आए हैं इतने शताब्दियों से, तो उनको भी हमने अकोमोडेट किया है। जी। डॉक्टर हिमांशु, आपने बात की कि एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उसको आप कितना माकूल पाते हैं? ज़बरदस्त ये नई शिक्षा नीति बनी है, और इसमें एक मैं दोनों के बीच का लिंकेज एक दिखा देता हूँ। ब्रिटिश के आने के पहले हम यूनिवर्सली एडुकेशन था, यूनिवर्सल एडुकेशन जिसे कहते हैं, और ये विलेज सेंट्रिक था, सोसाइटी सेंट्रिक था। यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दें, चाहे जो बड़ी तक्षशिला थी या नालंदा थी, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जो 9, 10 या 11 प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसकी स्टेट फंडिंग होती थी, जिसके मेंटेनेंस के लिए गांव को दिया जाता था, रेवेन्यू का जो पैसा आता था वो उनके ऊपर खर्च किया जाता था। लेकिन गांव के जो स्कूल्स थे वो लोग स्वतः चलाते थे, गांव स्वतः चलाता था, वो कोई ज़मींदार नहीं पैसा देता था, उसकी इच्छा थी, कोई स्टेट की फंडिंग नहीं होती थी। तो ये जो सेल्फ सेंट्रिक मॉडल था, विलेज सेंट्रिक या सेल्फ फंडेड स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था एडुकेशंस का, और स्किल बेस्ड, एथिक्स बेस्ड, 3-4 चीज़ें कंपलसरी थी। एक तो अक्षर ज्ञान हो गया, भाषा ज्ञान हो गया, एथिक्स हो गया, लॉजिक हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गए, कैरेक्टर बिल्डिंग, दैट वाज द फोकस। जो नई शिक्षा नीति आई है उस पे आप देखेंगे कि कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिक्स, और धीरे धीरे पिछले 4-5-6 सालों में पेपर सब जो सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं, ऐसे राइटिंग्स, वो एथिक्स के ऊपर आ रहे हैं। सो एथिक्स हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशन। वो नई शिक्षा नीति में आ रही है, वो स्किल बेस्ड, तो स्किल एनहांसमेंट, अपग्रेडेशंस, ये सारे हमारे परंपराएं रही हैं, और ये नई शिक्षा नीति में ये हम देख रहे हैं कि इनकॉर्पोरेटेड है। जी। तो एक बात इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं, जैसे अगर आप प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ही बात करें तो शास्त्र और शिल्प जिसका डॉक्टर हिमांशु राय जिक्र कर रहे हैं, स्किल का, हैंड को यूज़ करते हुए, हाथ को यूज़ करते हुए जो हम कुछ कारीगरी करते हैं और ये करते हैं, उसके साथ साथ जो एक हाई थ्योरेटिकल फिलॉसफी है, और ये मैं कोई भारत के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कोई एक्सक्लूसिव बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी रोबस्ट एजुकेशनल सिस्टम होगा उसमें थियरी और प्रैक्टिस का समावेश होना
अत्यंत जरूरी है। जो एनालिटिकल स्वीप थियरी में होता है, जो इमेजिनेशन या काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन की आज़ादी थियरी में होती है, वो आपको स्किल में नहीं दिखेगा, परंतु आप उसे डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा अच्छा समावेश रहा है भारतीय एजुकेशन जो प्राचीन व्यवस्था थी। और दूसरा एक कंपोनेंट जो ऐड मैं करना चाह रहा हूं वो है जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। मैं फिर से एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक बड़े मेडिसिन के एक्सपर्ट हुए वाघभट्ट। उन्होंने एक कमेंट्री लिखा चरक और सुश्रुत के किताबों पर, और आज का जो आयुर्वेद है वो दक्षिण भारत में खास कर जो लिविंग ट्रेडिशन है वो वाघभट्ट को ही पढ़कर जानता है। और उसमें आपको कॉम्बिनेटोरिक्स की बड़ी सोफिस्टिकेटेड यूसेज मिलती है कि 6 अन्य पदार्थों को कितने तरीके से मिलाया जा सकता है, उसकी संख्या और कैसे कैलकुलेशन है, उसका स्पष्ट उदाहरण आपको उस टेक्स्ट में मिलेगा, जबकि वो गणित का मसला है और हार्ड मैथमेटिक्स का मसला है, जिसको करीब 500 वर्षों के बाद 12वीं 13वीं शताब्दी में लीलावती में उसका डिटेल्ड एक्सपोजिशन मिलता है। कहना मैं यह चाह रहा हूं कि एक हार्ड मैथमेटिकल फॉर्मूले जिसका 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के मैथमेटिकल ट्रेटाइज में वर्णन है, उसका एक प्रैक्टिसिंग मेडिसिन में, जो कि हीलिंग की किताब है, जो कि कमेंट्री, आप समझिए कि एक चरक और सुश्रुत के कामों को ज्यादा सरल तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण किया गया है और उसमें उसका समावेश है। यह बताता है कि कैसे एक हार्ड मैथमेटिकल फैक्ट का बायोलॉजी में या मेडिसिन में उसका समावेश हो रहा है। तो ये कैरेक्टर रहा है हमारे जो प्राचीन जो हमारा एजुकेशनल करिकुलम रहा होगा या मेडिसिन, तो उसमें इंटरपेनिट्रेशन काफी ज्यादा है। वर्टिकल साइलोज जिस तरीके से हम लोग पिछले 300 वर्षों में पढ़ते हैं कि ये एनाटॉमी है, ये बायोलॉजी है, और मुझे पूछ लीजिए, मैं कहूंगा कि मैं एंशिएंट इंडिया का एक्सपर्ट हूं, मेडिवल की सवाल मुझसे मत कीजिए। अब आज के दिन में द वर्ल्ड ओवर इट इज बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज्ड दैट इट्स टाइम दैट वी नीड टू jump beyond this and dissolve this vertical silos, isolated silos in which we have put all disciplinary education, और उसको फिर से एक समग्र तरीके से, समाहित तरीके से बनाकर उसे पेश करने की जरूरत है, जिसका भी फोकस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मिलता है। तो ये मैं समझता हूं कि जो प्राचीन ट्रेडिशन रहा है हमारे एजुकेशन का, उससे एक ऑर्गेनिक कनेक्ट बनाने की कोशिश इस पॉलिसी में की गई है। नीता, एक जो पॉइंट यहाँ पे ये छोड़ दिए हैं जी, तो नेशनल पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें आपको क्या ये ब्यूटी दिखाई देती है कि जिस तरह से कि डॉक्टर शंकर भी बता रहे हैं कि किस तरह से उसको समाहित करने की कोशिश की गई है, तो आपको दिखाई देता है कि कोशिश की जा रही है सरकार की? नहीं, काफ़ी कोशिश है और अच्छी कोशिश है, इंटरडिसिप्लिनरी है ही। और उसके अलावा जो एक पॉइंट जब इन्होंने मेडिसिन्स का जिक्र कर रहे थे, चरक वगैरह का, तो उसको जो कंटेम्प्रेरी उसका लिंक है, हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसका हम देख रहे हैं सिद्धा, मतलब सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली के जो हम व्यवहारिक पक्ष देख रहे हैं और जो जनता को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ होगा कि भारत सरकार का एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर सिद्धा जो तमिलनाडु का है जी, या यूनानी जो अरब के साथ आया था, ये इसकी प्रैक्टिसिंग इसका हम देख रहे हैं एस्पेक्ट्स यहाँ पे मॉडर्न टाइम्स में, और उसका जबरदस्त हीलिंग पहलू है। इसी का एक रिफ्लेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो भी एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी तो बहुत जबरदस्त चीज़ है जो हमारी पुरानी भी परंपरा रही है। जी, डॉक्टर शंकर, आप एक्सपर्ट रहे हैं अगर हम मेडिसिन हिस्ट्री की बात करें तो, और अभी हम इस महामारी से लड़के निकले हैं, कोविड से, तो आप क्या देखते हैं, कहाँ पाते हैं इंडिया को, कहाँ पहुँचा है अगर हम मेडिसिन फील्ड की बात करें तो, मेडिकल फील्ड की बात करें तो? देखिए, हीलिंग या मेडिसिन एक ऐसा मसला है जिसमें आप कुछ जिसको कहते हैं कि अनसर्टिफाइड कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका जो क्योरिंग टेक्निक होता है वो
असर उसका होना चाहिए, और अगर असर नहीं है तो वो लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। तो यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, हालांकि आयुर्वेद का काफ़ी प्राचीन इतिहास रहा है और उसका जिक्र हम लोगों ने अपने बातों में किया, चरक से लेकर सुश्रुत, वाग्भट, और उसके बाद भी आज भी जिसे हम नव्य आयुर्वेद करते हैं, वो मूलतः उसी ट्रेडिशन का हवाला देकर चीज़ों को आगे बढ़ाता है। उसमें चेंजेस भी आए, जैसा कि डॉक्टर हिमांशु कह रहे थे, कई चेंजेस आए, जैसे मेटल का यूज़, धातु का यूज़ होना, वो एक कालखंड में उसका इंजेक्शन इसमें हो रहा है। वैसे ही कई टेक्निक्स हैं जो कि अलग अलग कालखंड में इससे जुड़ते गए, और आज भी ये एक प्रैक्टिसिंग क्राफ्ट है। और अगर आप भारतीय जनमानस की बात करें तो हर एक घरों में, आपने कोविड के समय का जिक्र किया, हमारे जो पुराने जनरेशन के लोग हैं, हमसे ऊपर एक जनरेशन के लोग हैं, उन्हें तो कंठस्थ याद है कई ऐसी चीज़ें जो कि मेडिसिनल वैल्यू की हैं। और इसका भी मैं इस पर मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है उसमें ओरल ट्रेडिशन का पुट बहुत ज़्यादा रहा है। तो हम अपने इंफॉर्मेशन को हाई साउंडिंग टेक्निकल वर्ड्स में पिरोते नहीं हैं, बल्कि उसे इतना सरल बनाते हैं कि लोग उसे बोल कर याद रख सकें। तो आयुर्वेद के कई जो बेसिक टेनेट्स हैं वो आपको लोकोक्तियों के तौर पर घरों में मिलता है, कहावतों के तौर पर मिलता है, और उसके लिए बहुत कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में शो करता है कि एक स्पेशलाइज्ड हीलिंग टेक्निक का कितना वाइड स्प्रेड यूसेज रहा होगा और वो किस हद तक जनमानस में पहुंचा होगा। आयुर्वेद के कई टेक्निकल शब्द हमारे जनरल वोकेबुलरी का हिस्सा है। काया शब्द हम बोलते हैं कि कायाकल्प हो गया, या हमारी काया अच्छी हो गई, ठीक है, ये आयुर्वेद का शब्द है। जांगल, आनूप, ये शब्द इतिहास के कई टेक्स्ट्स में आपको मिलेंगे। ये मूलतः आयुर्वेद का टेक्स्ट है। और एक और बात मैं कहता हूं, चूंकि आपने कोरोना का जिक्र किया, आयुर्वेद में जो बायो ज्योग्राफी है भारतीय उपमहाद्वीप को, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, जांगल और आनूप। जांगल का मतलब सूखा क्षेत्र जहां वनस्पति काफी कम हो, कटीले 1-2 पेड़ हों, और प्लेन एरिया। तो क्लासिकली आप समझिए राजस्थान, दिल्ली, पंजाब वाला इलाका, गुजरात वाला इलाका। और आनूप जो कि पूर्वी भारत का इलाका आप समझिए, जहां पहाड़ भी हो, जहां वर्षा काफी ज्यादा हो, औसत वर्षा ज्यादा हो, जहां वनस्पति हरा भरा हो। तो उस तरह का जो इलाका है उसमें एक बेसिक डिवीजन किया गया है, एक को जांगल और दूसरे को आनूप कहा गया है। आप कोविड के इंसिडेंट्स को भी अगर आप इस पर मैप कर देखें तो आपको मैं ये नहीं कहता कि कोई डिटर्मिनिस्ट तरीके से, मैं नहीं कह रहा कि यहां ज्यादा वहां कम, पर एक पैटर्न आपको मिलेगा मोर्टेलिटी के रेट में। जांगल में ज्यादा और आनूप में कम। यही कॉरस्पॉन्डेंस आपको मलेरिया के प्रेवलेंस में भी मिलता है। और वहां भी आप देखेंगे कि जांगल इलाके में ये एक एपिडेमिक है मलेरिया, जबकि आनूप इलाके में ये इंडेमिक है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैज्ञानिकता है या इसका जो तकनीकी पक्ष है वो उसको उजागर करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के मिनिस्ट्री में जब आप डेडिकेटेड तरीके से इस पर शोध करें तो कई ऐसी बातें जो दब सी गई है पिछले 200-300 वर्षों में, चूंकि एलोपैथिक मेडिसिन आया, उसमें कॉमर्शियल पुश है। उसमें आप यूं मत समझिए कि उसकी केवल इफेक्टिवनेस के ज़्यादा होने से ये चीज़ें ऐसी हो गई। हमने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। जो इज्जत वैद्यों का पहले था वो एलोपैथिक मेडिसिन के आने के बाद कम हो गया। उसे जो गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलना था वो कम हो गया। तो इसके कारण भी जो आयुर्वेदिक लाइफ ट्रेडिशन है उसमें कमी आई। तो उसको कहीं ना कहीं उभारने की जरूरत है।
क्योंकि ये एक पुराना क्राफ्ट रहा है। और मैं कोई विषय विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, ये हीलिंग, ये इसमें आप गलत नहीं कर सकते। उसकी इफेक्टिविटी जो है वो तो बिल्कुल एविडेंट है। दर्द है, दर्द का निवारण होना चाहिए, नहीं दर्द का निवारण होगा तो आप वो दवा नहीं लें। जी, तो आयुर्वेद की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको आगे लाने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो मानना होगा कि इंडिया एक हब के तौर पर उभरा है। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो कितना कोविड के वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर हिमांशु? ज़बरदस्त। मैं आपको एक उदाहरण दे के बताना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन्स के अंदर में इनक्योरेबल डिजीज़ होते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत सारे ऐसे हैं जो इनक्योरेबल हैं, लेकिन आयुर्वेद उसको फूड से, खाना रेगुलेट करके, पानी रेगुलेट करके, आपका पीने का जो इनटेक है, और योग से, और जो आज ग्लोबल हो गया है योग, जो पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से, उससे आपको कंट्रोल रखता है, रेगुलेट कर देता है, आपके वेट कंट्रोल से, डायबिटिक प्रॉब्लम। तो ये जो एक तरीका है पुरानी परंपरा का, जो अभी भी पार्ट ऑफ आवर लिविंग ट्रेडिशंस, हमें सर्दी खांसी होती है, तुलसी का काढ़ा पी लेते हैं, ये पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो ये जो कंटिन्यूटी रही है सभ्यता की और मेडिकल साइड में भी अभी भी, तो ये चल रहा है। अच्छा, दूसरा है कि हम बचपन से जिस तरीके का खाना हमारा रहा है, जिस तरीके का, तो हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी पहले से उतनी बिल्टअप है। और जब ये कोरोना आ रहा है, ये जो हमें डोजेज मिले, 2 डोजेज मिले जो वैक्सीनेशंस के, तो इसने हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को बूस्टअप किया डेफिनेटली। बट इसके पहले भी जिस लेवल का हमारे यहाँ सफरिंग्स रहा, वो बहुत कम था इन कंपैरिजन टू यूरोप। आपको याद होगा कि फर्स्ट वेव में ही यूरोप में कितने लोग मरे हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उनके यहाँ इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है। और हमारे यहाँ उस तरीके से हम देखें तो जितनी हमारी आबादी है, जितनी डेंसिटी है, जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद भी हमारे वहाँ कैजुअलिटीज तो नहीं हुई। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो बहुत जबरदस्त है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको समझा पाए होंगे कि इंडिक थॉट या फिर इंडियन परसेप्टिव है क्या, और क्यों ज़रूरी है, और इसे कैसे बरता जा सकता है। हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारे ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।